हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रारंभ क्लास में आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में कक्षा 7 की एनसीईआरटी में हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पाचन तंत्र किस प्रकार से पाचन हमारे शरीर में पाचन होता है, हमने पूरे आहार नाल के बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियों के बारे में। कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां हैं जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं, इनका हमारे शरीर में क्या योगदान है, किस प्रकार से पाचन हमारे शरीर में करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं पाचक ग्रंथियों के बारे में। देखिए, मुख्यतः हमारे शरीर में 3 पाचक ग्रंथियां होती हैं। एक हमारी जो है लाल ग्रंथि होती है, दूसरा क्या होता है यकृत होती है, तीसरी क्या होती है अग्नाशय, जिसको हम पेनक्रियाज कहते हैं। इसी तीनों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम पाचन प्रक्रिया शुरू करते हैं तो पाचन हमारे कहाँ मुख गुहा से ही शुरू होता है, और मुख गुहा में हमारी क्या होता है लार पाई जाती है, और लार ग्रंथियों से ही क्या होता है पाचन प्रक्रिया शुरू होती है। तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, पहला है हम लोग पढ़ते हैं लाल ग्रंथियों के बारे में। इसके बारे में लाल ग्रंथि की संरचना क्या है, देखिए हमने इसका स्लाइड बना दिया है ताकि आपको इसको याद करने में आसानी हो। और पढ़ने का तरीका नोट्स को भी हम बच्चों ऐसे बनाते हैं ताकि हमें याद करने में बहुत ज्यादा हमको लिखना पड़े, याद करने में हमें आसानी हो। क्या है लाल ग्रंथियों की संरचना? देखिए, लाल ग्रंथियां होती है जो हमारे यहाँ पाई जाती हैं, और हमारी ये पाई जाती है लाल ग्रंथियां होती हैं। तो अब इसकी संरचना कैसे है? क्या है कि लाल ग्रंथियां मुख और गर्दन के क्षेत्र में स्थित छोटे छोटे अंग ग्रंथियों का समूह होती है। ये ग्रंथियां लार का उत्पादन करती हैं। सपोज करिए, हमने आपको बताया था कि जब हमारे मुख में भोजन पहुंचता है तो हम जो है दांत से उसको चबाना शुरू करते हैं। तो जो जीभ होता है, जीभ का काम क्या होता है? वो भोजन को पलटता है, साथ ही साथ जीभ स्वाद लेता है। जीभ के नीचे ही लाल ग्रंथियां देखिए पाई जाती हैं। देखिए, ये लाल ग्रंथियां जीभ के नीचे ही पाई जाती हैं, ठीक है, जो आपके मुख गुहा में पाचन और बोलने में सहायता करता है। दूसरी बात, लाल ग्रंथियों से लार निकलता है, यहाँ शर्करा का पाचन होता है, साथ साथ ये आपके मुख को नम किए रहता है, जिससे आपको बोलने में क्या होती है आसानी होती है। आगे क्या है कि लाल ग्रंथियों के प्रकार, लाल ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है इसकी बात समझ लेते हैं। देखिए, पहला क्या है मुख्य लाल ग्रंथि। क्या है मुख्य लाल ग्रंथि? क्या है इसके बाद समझते हैं कि पैरोटिड, इसको नोट कर लीजिएगा, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल लाल ग्रंथियां मुख्य लाल ग्रंथियों के प्रकार है। जो मुख्य लाल ग्रंथियां हैं कौन कौन है? पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल लाल ग्रंथियां होती हैं जो मुख्य रूप से होती हैं। दूसरा क्या है छोटी लाल ग्रंथियां। ये क्या होती हैं? इनमें से छोटी लाल ग्रंथियां मुख्य अन्य भागों में फैली हुई होती हैं। फिर एक है मिश्रित लाल ग्रंथियां। जिस प्रकार से हमारा जो पेनक्रियाज होता है वो मिश्रित ग्रंथि होता है, क्योंकि उसे एंजाइम व क्या कहते हैं एंजाइम के साथ साथ उसे जो है एंडोक्राइन हार्मोन भी साबित होता है, इसलिए उसको मिक्स ग्रंथि कहा जाता है। देखिए, कुछ लाल ग्रंथियां मुख्य और छोटी लाल ग्रंथियों का मिश्रण होती है। कहने के मतलब हमारे मुख गुहा में 3 प्रकार की लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, मुख्य लाल ग्रंथियां, इसके बाद छोटी लाल ग्रंथियां और मिश्रित लाल ग्रंथियां। ठीक है, आगे क्या है? आगे है लाल ग्रंथ के कार। अब यहां आता है लाल ग्रंथ के कार। देखिए, स्लाइड को हमने बहुत अच्छा डेवलप किया है। आपको अगर इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे, नोट कर लेंगे, तो आपको पाचक ग्रंथियां बहुत डिटेल है, इससे ज्यादा आपको कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में भी नहीं पूछा जाएगा। तो हम क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो हमारा ये ध्येय है कि आप ऐसा पढ़िए ताकि आपको आगे भी किसी भी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आपके यहाँ से बाहर का अगर आपको हल करना हो तो आपको याद रहे, तो आपको हल करने में कोई परेशानी ना हो। क्या पहला है पाचन में सहायता। हमने क्या कहा कि लाल ग्रंथियां पाचन में सहायता करती हैं। लाल में पाचन एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। दूसरा क्या बेटा? बोलने में सहायता करते हैं। हमने क्या बताया कि हमारे मुख को नम किए देते हैं और बोलने में भी सहायता करते हैं। लाल मुख गुहा को नम रखकर बोलने में सहायता करती है। तीसरा सुरक्षा प्रदान करती है। लाल मुख में जलन व संक्रमण से बचाव करती है। बहुत सही है, इसको नोट कर लीजिए। चौथा है संवेदना, स्वाद संवेदना। लार स्वाद के अनुभव में भी सहायता करती है। जो लार है ये स्वाद के भी अनुभव में सहायता करती है। क्या करना है? पाचन में सहायता, बोलने में सहायता, सुरक्षा प्रदान करने में सहायता, व स्वाद संवेदना भी लाल ग्रंथियां सहायता करती हैं। अगला है लाल ग्रंथियों की समस्या क्या होती है। आप लोगों ने सुना होगा एक होता है, देखिए क्या है, पहला सूजन हो जाता है। कभी कभी जो लाल ग्रंथियों में सूजन हो जाता है, अर्थात मम्स इन्फेक्शन जब हो जाता है तो हमारी लाल ग्रंथियां क्या होती है? सूज जाती है, जिससे क्या होता है हमको खाने यहाँ तक हमें पानी पीने तक थूक को निगलने में भी बहुत परेशानी होती है। तो इसीलिए क्या है लाल ग्रंथि में होने वाली सूजन को गैंडुलर क्या कहते हैं? गैंडुलर सूजन कहा जाता है। लाल ग्रंथि में होने वाले दर्द को साइलालिगा कहा जाता है। देखिए, बहुत ही हमने एक शब्द सभी एनसीईआरटी के शब्द है, इसको हमने समाहित किया। फिर क्या संक्रमण, लाल ग्रंथियों में होने वाले संक्रमण को साइलोडेनाइटिस कहा जाता है, जो लाल ग्रंथियों में संक्रमण। फिर क्या अगला है
गांठ, कभी कभी क्या होता है लाल ग्रंथि में होने वाली गांठ को साइलोलिथिसिस कहा जाता है। तो कहने का मतलब एक अगर जाने कि जब मम्स का संक्रमण होता है लाल ग्रंथियों में हमारे, तो हमें क्या होता है गलसूबा जिसको बोलते हैं, ये भी हमारे लाल ग्रंथि में हो जाता है। अगले चलता है, अगला हमारा है हमें देखभाल क्या करना है। इसका देखभाल करने के लिए सबसे अधिक हमें पानी, अधिक से अधिक हमें पानी पीना चाहिए। अधिक से अधिक पानी पीने से क्या होता है लाल ग्रंथि में होने वाले संक्रमण से हमें मुक्ति मिल सकती है। अगला हमारा है यकृत। यकृत क्या सबसे इंपॉर्टेंट, कहते हैं जिगर, कहते हैं आपका जिगर बहुत, आपका जिगर नहीं है, आपका जिगर छोटा है, आपका जिगर बड़ा है, वही जिगर जिसको हम लाल ग्रंथि, पिक्चर वाली जिगर नहीं कह रहा हूं, इसी को यकृत कहा जाता है, लीवर कहा जाता है। और इसको जान लीजिए हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ग्रंथि होती है। लीवर ग्रंथि का अपना बहुत बड़ा बहुत ब्रॉड टर्म है, या आप मान सकते हैं सबसे मुख्य पाचक ग्रंथि क्या है, लीवर होता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। यकृत शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ये पेट के सामने दाईं ओर, ये पेट के सामने हमारे इधर दाहिनी तरफ क्या होता है स्थित होता है। ये एक अगोड़ा समूह लिंक अंग है जो लगभग आयताकार होता है। देखिए ये लाल, ये जो है जो मैं बता रहा हूं ये देखिए हमारा लीवर है, लीवर है एरोटा। इसकी संरचना देखिए, हमको संरचना के बारे में नहीं पढ़ना क्योंकि ये बहुत हाई क्लास है। तो ये लीवर है, आपको जानना है लीवर हमारी पाचक ग्रंथ होती है और सबसे बड़ी पाचक ग्रंथ होती है, या ठीक है, ये हमारे शरीर में उदरगुहा में हमारे दाहिने तरफ पाई जाती है। क्या है यकृत के मुख्य भाग, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है कि यकृत के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। ठीक, क्या है यकृत के मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन कौन बेटा, दाहिना लोब, क्या है दाहिना लोब, बायां लोब और ट्रांसपियस लोब। ये लोग जटिल कार्यों का संचालन करते हैं, जैसे पाचन, विषाक्तता निकालना और रक्त का संग्रह। अभी हम जब पढ़ेंगे अपने लीवर के बारे में कि लीवर हमारा क्या क्या काम करता है, तो हम समझेंगे लीवर क्या क्या काम करता है। तो लीवर के 3 भाग होते हैं, देखो इसमें देखिए क्या लिखा गया है, दाहिना लोब, बायां लोब और ट्रांसपियस लोब। अब आगे थोड़ा सा हम पढ़ते हैं इसके बारे में। क्या है यकृत के कार्य, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हमको पढ़ना यकृत के कार्य। जो भी भोजन हम हमारे पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद कुछ पाचन अमाशय में होता है, इसके बाद जब अमाशय से भोजन छोटी आंत में जाना प्रारंभ होता है, तब लीवर से अनेक प्रकार की क्या पाचक एंजाइम निकलते हैं। पहला है पाचन में, यकृत पाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पाचन जूस का उत्पादन करता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। क्या करता है, भोजन के पाचन में सहायता करता है। सामने हमने बताया, देखिए यहीं से जब भोजन, हमारा भोजन जब अमाशय में पहुंचता है, तो अमाशय में हमने बताया था कि जठर रस मिलता है तो भोजन पूरा अम्लीय हो जाता है। भोजन, क्योंकि भोजन अम्लीय है और अम्लीय भोजन छोटी आंत में जाएगा तो छोटी आंत फट सकती है। जब भोजन छोटी आंत में जाना प्रारंभ करता है, तो जैसे ये पहुंचता है हमारे ड्यूडेनियम में, देखिए बाइल डक्ट है जिसको कहते हैं हम पित्ताशय, यहां से निकलता है पित्तरस। पित्तरस बनता है कहां बच्चों, पित्तरस बनता है लीवर में, यकृत में। पित्तरस यहां से निकलने के बाद कहां पहुंचता है, पहुंचता है भोजन में। और भोजन क्या होता है, भोजन हो जाता है क्षारीय। भोजन क्या होता है, भोजन क्षारीय हो जाता है। भोजन, क्योंकि भोजन क्षारीय रूप में छोटी आंत में जाता है। साथ ही साथ ये बेटा भोजन, ये जो यकृत है, भोजन के पाचन के साथ साथ ये हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों से यूरिया, अमोनिया का भी संश्लेषण करता है, उसको निकालता है। साथ साथ ये हमारे ब्लड, रक्त को भी शुद्ध करता है। देखिए क्या है, पहला नंबर, दूसरा क्या, रक्त शुद्धिकरण। क्या है, यकृत शरीर में रक्त का शुद्धिकरण करता है। ये विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, अर्थात कह सकते हैं उत्सर्जन में भी जो है ये उत्सर्जी पदार्थ के रूप, उत्सर्जी अंग के रूप में भी कहा है। हमारा जो यकृत है ये उत्सर्जी अंग भी है, जिस प्रकार से हमारा किडनी उत्सर्जी अंग है, हमारा फेफड़ा उत्सर्जी अंग है, तो ये भी उत्सर्जी अंग का काम ही करता है, क्योंकि अमोनिया तथा यूरिया का संश्लेषण करता है, इसको बाहर करता है। तथा आगे है प्रोटीन उत्पादन। यकृत प्रोटीन का उत्पादन करता है जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, ये प्रोटीन का भी उत्पादन करता है। देखिए इसमें लिखा गया आगे है, आगे हमारा अगला पॉइंट है, क्या है यकृत की रक्त, मतलब यकृत को रक्त कहां से मिलता है, यकृत को रक्त कहां से मिलता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक मिनट, पहला पोर्टल वेन। यकृत पोर्टल वेन द्वारा रक्त प्राप्त करता है जो पाचन तंत्र से आता है। अब देखिए यकृत को जो रक्त मिलता है कहां से, पाचन तंत्र से मिलता है। पाचन तंत्र, प्रसंस्करण तंत्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पाचन तंत्र की बात कर रहा हूं। हिपैटिक आर्टरी, यकृत हिपैटिक आर्टरी से भी रक्त प्राप्त करता है जो शरीर के अन्य अंगों से आता है। तीसरा है हिपैटिक वेन, यकृत के उपचरित रक्त को हिपैटिक वेन द्वारा वापस शरीर में भेजा जाता है। फिर आगे है यकृत के रोगों की सुरक्षा, कि मतलब यकृत में कौन कौन से रोग होते हैं, इसको मैंने दिखा दिया है। क्या है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, 3 हेपेटाइटिस होता है। क्या है, यकृत में होने वाला सबसे आम रोग है, ये यकृत में सूजन और क्षत करता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ए आम रोग होता है। साथ साथ आप लोगों को जाना होगा कि पीलिया, पीलिया जो होता है वो भी क्या होता है, यकृत का ही रोग है। अगला है सिरोसिस,
लीवर सिरोसिस कहा जाता है, बहुत खतरनाक बीमारी होती है। ये एक गंभीर स्थिति है जब यकृत में अस्थायी क्षत होती है और यह काम करना क्या करता है, बंद कर देता है। जब यकृत काम करना बंद कर देता है ये तो क्या होता है, सिरोसिस होता है। इससे क्या होती है, व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। अगला है जो सबसे खतरनाक हो, किसी भगवान न करे किसी को हो जाए, यकृत कैंसर। बहुत ही खतरनाक होता है। कैंसर तो ऐसे खतरनाक होता है, लेकिन यकृत कैंसर बहुत खतरनाक होता है, इससे बहुत खतरनाक मृत्यु होती है। यकृत में कैंसर उत्पन्न होने पर जीवन के लिए खतरा होता है। इसका उपचार बहुत कठिन होता है। इसका एक ही उपचार होता है बच्चों कि आप यकृत का ट्रांसप्लांट कराना, और ट्रांसप्लांट कराने में कम से कम आपको जान लीजिए 80 से 90 लाख 80 से 90 लाख रुपया खर्च आता है। बताइए एक आम लोग 80 से 90 लाख रुपया कहाँ खर्च कर सकता है। इसीलिए हमें कोई भी सामान खाने के पहले यह ध्यान देना चाहिए कि हमारे शरीर में यकृत है। यकृत यदि हमारे शरीर में यकृत स्वस्थ रहेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ है। ऐसा कोई चीज हम ना खाए, खासकर हमको बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें या बाजारों की चीजें बहुत ज्यादा खाने से मना ही करना चाहिए अपने आप को। नहीं तो एक बार अगर हमारे यकृत में कोई भी व्याधि हो गई तो इसको जानने से भविष्य में भी हमें दिक्कत होती है। अगली हमारी ग्रंथ है बच्चों, तीसरी ग्रंथ जो अब पाचक ग्रंथ, अग्नाशय पाचक ग्रंथ, जिसको हम बेटा मिश्रित ग्रंथ भी कहते हैं। इसको बच्चों हम मिश्रित ग्रंथ भी कहते हैं। मिश्रित ग्रंथ क्यों कहा जाता है इसके बारे में समझते हैं। क्योंकि इससे मिश्रित ग्रंथ वो ग्रंथ होती है जिससे क्या होता है, इससे हार्मोन के साथ साथ एंजाइम भी स्रावित होता है। और एक चीज जान लीजिए, ये हार्मोन के साथ साथ इससे एंजाइम भी स्रावित होता है। और जो ये पेनक्रियाज, जिसको हम अग्नाशय कहते हैं, जो पेनक्रियाज होता है, ये शरीर में इंसुलिन को कंट्रोल करता है। इंसुलिन को कंट्रोल करता है क्योंकि जब इसमें कोई व्याधि आ जाती है तो इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है, मतलब बनना बंद हो जाता है। इससे व्यक्ति में क्या होता है, शुगर की बीमारी हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, शुगर की बीमारी हो जाती है। साथ साथ एक चीज बता दें हम कि जो अग्नाशय है ये पूर्ण पाचक रस पाया जाता है। अग्नाशय को पूर्ण पाचक रस क्या कहते हैं, अग्नाशय को एक नाम और दिया गया है, इससे पूर्ण पाचक रस क्यों कहा जाता है बच्चों, पूर्ण पाचक रस? क्योंकि ये इससे सबसे अधिक पाचक रस निकलता है और भोजन को पाचन करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। इसीलिए अग्नाशय को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अब क्या है, अग्नाशय मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो पाचन एवं कोशिका स्तर पर उपापचय के लिए आवश्यक हार्मोन का उत्पादन करता है। ये ग्रंथ आंतनलिका के पीछे स्थित है और कई महत्वपूर्ण कार्यों को निर्वहन करने में मदद करता है। इससे क्या है, अग्नाशय का आकार एवं स्थिति, देखिए हमने तीनों को बताया है, चाहे लाल ग्रंथ हुई, चाहे यकृत ग्रंथ हुई, चाहे इसकी हमने स्थिति बताया कि इसकी स्थिति कैसे होती है, इसकी बनावट कैसे होती है। बनावट क्या होती है, एक पत्ती के समान इसकी संरचना होती है। इस समान देखिए एक क्या होता है, एक जो पत्ती होती है उसके समान देखिए यही है, इसके समान क्या होती है, संरचना होती है। ठीक, क्या है आकार, इसको समझ लीजिए। जो अग्नाशय है जिसको हम पेनक्रियाज कहते हैं, इसका आकार 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा और 3 से 4 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा। कभी कभी इसको जानना जरूरी होता है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में नीट में कभी कभी पूछा जाता है। ठीक, अगला है इसकी स्थिति कहाँ होती है। ये पेट के पीछे आंत नलिका के पीछे स्थित और पीछे के मृद मांसपेशियों द्वारा घिरा हुआ। तो दो चीज, इसका आकार कितना होता है, इसकी स्थिति कैसे होती है। जैसे भाग, अग्नाशय को प्रमुख रूप से गर्भाशय, शीर्ष और पूंछ नामक 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। अगला है अग्नाशय के कार्य, क्योंकि हमें ज्यादा नहीं, हमें अग्नाशय की स्थिति बनावट हो गई और इसके कार्य के बारे में ही पढ़ना होता है कि अग्नाशय का कार्य क्या। देखिए कार्य क्या है, पाचन कार्य, क्योंकि हम पाचक ग्रंथ के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए हमें पहले पढ़ा है पाचन। देखिए अग्नाशय पाचक एंजाइमों का उत्पादन और विघटन करता है जो खाद्य पदार्थों को पचाने में मदद करता है। दूसरा क्या बताया, हार्मोन उत्पादन। अब जब हम एनसीईआरटी खत्म कर देंगे, फिर जब उच्च कक्षाओं में प्रवेश करेंगे तब आपको पढ़ाएंगे कि अग्नाशय से कौन कौन से रस निकलते हैं और कौन कौन सा रस किस किस पोषक तत्व का पाचन करता है। क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि जो अग्नाशय होता है ये पूर्ण पाचक रस से निकलता है, अर्थात ये पाचन में सबसे अधिक यही पचाता है भोज्य पदार्थों को। तो अब यहाँ ये इंसुलिन और ग्लूकोगान जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन का उत्पादन करता है जो रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। देखिए बच्चों, हमने बताया था आपको कि यदि इंसुलिन बनता है हार्मोन की बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन बनता है। क्या बताया हमने कि जब इंसुलिन का बनना, हमारे अग्नाशय इंसुलिन को बनाना कम कर देता है, क्योंकि इंसुलिन जो हार्मोन है वो हमारे शरीर में जो अधिक शर्करा हो जाती है उसका ये पाचन करता है।
हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो भी कुछ खाते हैं, तो उसमें जो जितना हमारे शरीर को आवश्यकता होती है उतना तो उसका उपयोग ग्लूकोज और ऑक्सीजन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है। लेकिन जो ग्लूकोज बचता है वो हमारे शरीर की ब्लड में रहता है। उसको खत्म करने के लिए, उसका पाचन करने के लिए क्या होता है बच्चों, इंसुलिन हार्मोन होता है। क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है। ये इंसुलिन जो हार्मोन होता है ये बचा हुआ ग्लूकोज का पाचन करता है, ताकि शरीर में के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम रहे, बहुत ज्यादा बढ़े ना, और हमारा ब्लड गाढ़ा ना हो। तो अब कभी कभी होता क्या है, जब आपके शरीर में मतलब पैनक्रियाज में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, उस स्थिति में जब इंसुलिन नहीं बन रहा है या इंसुलिन कम बढ़ रहा है, तब जो हमारे ब्लड में शर्करा बढ़ रही है, ग्लूकोज बढ़ रहा है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से, शर्करा की मात्रा बढ़ने से कहते हैं कि आपको शुगर हो गया। क्या कहते हैं, उसी को शुगर कहा जाता है। अर्थात आप कह सकते हो कि जो पैनक्रियाज है उससे एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन इंसुलिन निकलता है जो शर्करा पर नियंत्रण करता है। और जब शर्करा पर नियंत्रण नहीं हो पाता है तो उससे हमारे शरीर में क्या होती है, शर्करा बढ़ जाती है, जिससे हमको क्या होता है, शुगर से हम लोग क्या होते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। इसका अन्य कारण में क्या जान लेते हैं कि इसके अतिरिक्त ये विटामिन और खनिज पदार्थों के अवशोषण में भी सहायता करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, विटामिन और खनिज पदार्थों के अवशोषण में, उसको अवशोषित करने में क्या करता भी मदद करता है। फिर क्या है, अग्नाशय हार्मोन, उनके कार्य। देखिए बताने इसके हार्मोन जो निकालता है उसके कार्य क्या। पहला बेटा इंसुलिन, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करता है, जो इससे इंसुलिन निकलता है। अगला है ग्लूकागान, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। यदि आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम है, ग्लूकोज की बच्चों मात्रा कम है, तो ऊर्जा कैसे बनेगा, क्योंकि जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन का आपस में क्या होता है, जलन होता है, तो क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। ठीक है, लेकिन जब शरीर में आपके ग्लूकोज, तो है ना कि हम लोग हमेशा खाना खाते रहते हैं, जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो जो ग्लूकागान होता है वो ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, स्टोर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। अगला क्या है, सोमैटोस्टेटिन, इंसुलिन और ग्लूकागान के उत्पादन को नियंत्रित कर देगा। क्या, कितना हमारा शरीर कितना बढ़िया बना, कितने बनाया हुआ है। पहला इंसुलिन क्या है, ये जो पैनक्रियाज में है ये क्या करता है, पहला तो हमने बताया क्या, पाचन गंगा से निकल रहा है और हमारे भोजन को पाचन कर रहा है, साथ साथ पाचन भी हो रहा है, ग्लूकोज हो रहा है, हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, इंसुलिन करता है। ठीक, और अगर शरीर में हमारे शर्करा की मात्रा कम हो गई तो ग्लूकागान क्या करता है, ये शर्करा की मात्रा को बढ़ा देता है। तीसरा क्या होता है कि जो सोमैटोस्टेटिन होता है ये इंसुलिन और ग्लूकागान के उत्पादन को को नियंत्रित करता है। मान इंसुलिन को उत्पादन पर तथा ग्लूकागान के उत्पादन पर क्या करता है, नियंत्रित करता है। जब किसी के पैनक्रियाज में इंसुलिन एकदम बनना बंद हो जाता है, ऐसे व्यक्ति में शुगर क्या शरीर में शर्करा की मात्रा नियंत्रित नहीं पाती है, जिस कारण उसके शरीर में शर्करा की मात्रा इतना अधिक बढ़ जाती है कि उसको अलग से क्या इंसुलिन लेना पड़ता है, इंजेक्शन के रूप में उसे इंसुलिन लेना पड़ता है। देखिए आज के समय में क्या हो रहा है, लगातार भारत देश में हमारे पूरे देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा शुगर के मरीज बढ़ रहे हैं। क्यों, कि हमारी जो दिनचर्या है, हम अपने दिनचर्या को क्या करें, ठीक नहीं कर पा रहे हैं, और लगातार जो क्या है, हम लगातार बाहरी भोजन को, बाहरी चीजों को हम खा रहे हैं, और हमारे जब हमारी ग्रंथियां स्वस्थ नहीं होंगी, जाहिर सी बात है हमारे शरीर अस्वस्थ होगा, और अस्वस्थता ही रोग की जननी है। ठीक, तो इस प्रकार ये जो है, और क्या, हाँ अब इसके बाद है अग्नाशय अग्नाशय स्वास्थ्य का महत्व कैसे है। देखिए अग्नाशय पाचक एंजाइमों का उत्पादन करके पाचन में मदद करता है। रक्त शर्करा नियंत्रण, इंसुलिन और ग्लूकागान हार्मोन द्वारा रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। पोषण, अवशोषण, विटामिन और खनिज पदार्थों के अवशोषण में सहायता करता है। इन कार्यों के कारण अग्नाशय स्वास्थ्य अच्छा होना शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये तीन जो ग्रंथियां थी, अगर ये कितनी अच्छी है मेरी अग्नाशय ग्रंथि है, ये हमारी अग्नाशय ग्रंथि है, ये आपका पित्ताशय है, ये भाग आप देख रहे हैं सी आकार का, इसी को कहा जाता है बच्चों ड्यूडेनियम, ड्यूडेनियम, या इसे को ग्रहणी कहा जाता है। तो हमने पढ़ा तीन, क्या लार के बारे में जाना कि लार ग्रंथियां का काम क्या है, इसकी स्थिति कैसे होती है, इसकी बनावट कहाँ होती है। यकृत के बारे में जाना कि इसकी स्थिति क्या होती है, इसकी बनावट कैसी होती है, इसका कार्य क्या होता है। हमने पैनक्रियाज माने अग्नाशय के बारे में जाना कि इसकी स्थिति क्या होती है, इसकी कार्य क्या होती है। आगे फिर हम जो साथ का अगला जो चैप्टर है उष्मा है, उष्मा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिस प्रकार से एनसीईआरटी में चैप्टर दिया गया है उसी प्रकार हम लोग क्या होंगे, पढ़ते रहेंगे। कक्षा 7 की एनसीईआरटी, इसी प्रकार 6 की एनसीईआरटी, 8 की एनसीईआरटी, 9 की एनसीईआरटी, 10 की एनसीईआरटी, कुल मिला के हमारा जो सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी से चल रहा है। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अन्य लोगों तक भी इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।